हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 101 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास भारतीय संदर्भ के चैप्टर 5 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा। चैप्टर 5 जिसका शीर्षक है ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गाथ्यात्मकता। हालांकि मैं इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक का वीडियो बना चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक की वीडियो को नहीं देखें तो आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर जरूर देखें। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक बदलाव से आप क्या समझते हैं? सामाजिक बदलाव की विशेषताओं और स्रोतों पर प्रकाश डालिए, अथवा सामाजिक बदलाव से आपका क्या अभिप्राय है? सामाजिक बदलाव के स्रोत सूचित कीजिए। यह जून 2012 में पूछा गया है। अथवा सामाजिक बदलाव के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन को। इन सभी नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को, इस बिंदु को स्पष्ट करते हुए लिख सकते हैं और एग्जाम में अच्छी तरह से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सामाजिक बदलाव क्या है। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक बदलाव क्या है, सामाजिक बदलाव के स्रोत कौन कौन से हैं, सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं के बारे में जानेंगे, सामाजिक ढांचा और पर्यावरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सामाजिक बदलाव है क्या। सामाजिक बदलाव समाज के आधारभूत परिवर्तनों पर प्रकाश डालने वाला एक विस्तृत एवं कठिन विषय है। इस प्रक्रिया में एक नए सामाजिक संरचना और कार्य प्रणाली का जन्म होता है, जिसमें मूल्यतः यह देखा जाता है कि उसमें परिस्थिति, वर्ग, स्तर एवं व्यवहार के अनेक प्रतिमान बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो समाज में हमेशा क्या होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं और बहुत सारे कार्य बिगड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज जो है वो गतिशील है। गतिशील है इसीलिए उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार अगर देखा जाए तो सामाजिक बदलाव का तात्पर्य सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में परिवर्तन से है। मतलब सामाजिक बदलाव मतलब सामाजिक परिवर्तन का होना ही मैकाइवर और पेज का सिद्धांत था। नेक्स्ट है, सामाजिक बदलाव के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सामाजिक बदलाव के स्रोत सांस्कृतिक स्रोत है, सामाजिक ढांचा है, पर्यावरण है। अगर सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं के बारे में बताया जाए तो इसमें समाज लगातार नई नई चीजों को अपनाते हैं और पुरानी चीजों को त्यागते रहते हैं और मौजूदा चीजों को नए अर्थ देते रहते हैं। बुनियादी तौर पर सामाजिक प्रतिक्रियाएं गठनात्मक होती है। कुछ बदलाव की प्रक्रिया का जो अस्तित्व है वो परिवर्तन होता है। इसमें बहुत सारे खोज किए जाते हैं, बहुत सारे आविष्कार होते हैं, बहुत सारे अनुवंशन होते हैं और इनका प्रसार एवं विसरण भी होता है। अगर सामाजिक ढांचा में देखा जाए तो सामाजिक ढांचा में कभी कभी ऐसा होता है कि सामाजिक ढांचे के भीतर ही परिवर्तन के स्रोत जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और ये बदलाव तनाव और टकराव के फलस्वरूप होते हैं। कभी ऐसा होता है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि सामाजिक वर्ग की आबादी के और समान तबकों के बीच क्या होता है, टकराव होता रहता है। मतलब कभी समाज में क्या होता है, टकराव जो होता है वो अमीरों को भी ज्यादा होता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अमीर और गरीब के बीच क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, डिस्टेंस होता है, टकराव का भाव होता है, जिसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ता है और ये असमानता का कारण बनता है, जो कि सामाजिक ढांचे को परिवर्तन करने में सहायक होती है। पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पर्यावरण के असंतुलन होने से मानव जाति भी असंतुलन हो जाती है। मतलब पर्यावरण के असंतुलन, विशेषकर मानव जाति असंतुलन का पृथ्वी के जीवों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता रहता है। अगर इसको अच्छी तरह से समझे तो भूकंप, तूफान, चक्रवात और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं जो हमारे पर्यावरण में होती है, इससे समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति का दोहन होने वाला विकास हानिकारक होने की बात समझ में आने के बाद अब प्रकृति में क्या होता है, इसका प्रभाव, जो बुरा प्रभाव होता है वो मनुष्य पर पड़ता है। मतलब अगर प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करें, प्रकृति में वृक्ष को काटे, प्रकृति से अगर प्रकृति को अनदेखा किया जाए तो प्रकृति क्या करती है, भूकंप, तूफान और चक्रवात के माध्यम से हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाती है और हम लोग प्रभावित होते हैं।
जिससे हमारा क्या होता है, हानि होता है। इन सभी परिवर्तनों के माध्यम से हमारा सामाजिक क्या होता है, सामाजिक बदलाव होता है, और इस सामाजिक बदलाव का प्रभाव समाज में रहने वाले लोगों के जीवन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण क्या है? सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण में भेद स्पष्ट कीजिए, अथवा सांस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, जो जून 2014 में पूछा गया है। अथवा सशक्तिकरण के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण की नीति के रूप में स्वयं सहायता समूह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, अथवा सामाजिक सशक्तिकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला बिंदु है सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरा है आर्थिक सशक्तिकरण, तीसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, चौथा है सांस्कृतिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट पॉइंट है कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण नीति के रूप में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम एसएचजी के रूप से जानते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके स्पष्ट करते हैं। पहला है सामाजिक सशक्तिकरण क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि सशक्तिकरण होता क्या है। देश अथवा राज्य के प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया ही क्या है, सशक्तिकरण कहलाता है, जिसका लक्ष्य नागरिकों में सहभागिता के साथ साथ सुरक्षा का भाव प्रदान करना होता है, ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आ सके। इसे अगर अच्छी तरह से हम समझे, लोगों के जीवन में जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन होना, उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास होना ही सशक्तिकरण होता है। हर तरह का विकास होना, मतलब सर्वांगीण विकास होना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण। इसका अभिप्राय प्रशिक्षण और रोजगार से होता है, जिसमें प्रशिक्षण के उपरांत आय सृजन रोजगारों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जोड़ा जाता है और उसे स्वाधीन और आत्मनिर्भर बनाया जाता है। सामाजिक बदलाव में यह भी देखा जाता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और कमजोर तबकों के लोगों को अधिक से अधिक किसी प्रशिक्षण या रोजगार सह आय सृजन गतिविधियों में जोड़ा जाए, ताकि उसका आर्थिक सशक्तिकरण हो। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सशक्तिकरण। व्यक्तियों, जनसमूहों अथवा समाज और स्वयं लोगों के प्रति अनुकूल विकास को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा सभी वर्गों के लोगों को राजनीति में आने का अधिकार प्रदान किया गया है, ताकि वह सत्ता से संबंधित बिंदुओं को स्पष्ट रूप से जान सके और अपने अधिकार को समझ सके, ताकि वह अपने निर्णय के उपरांत राजनीति से जुड़कर कमजोर तबकों के लोगों को सही मार्गदर्शन और सही विकास हेतु कार्य कर सके। कमजोर लोगों, जो निर्धन गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए सही विकास का कार्य कर सके। सांस्कृतिक सशक्तिकरण यह एक जटिल क्षेत्र है जो समाज की पहचान बताने वाली मान्यताओं, मूल्यों, भाषाओं, कलाओं और प्रथाओं के इर्द गिर्द घूमता है। सांस्कृतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लोगों में मानसिक विकास को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है और उन्हें बहुत सारे रोजगार संबंधी योजनाओं से जोड़ा जाता है। साथ ही उसके सांस्कृतिक से जुड़े सशक्तिकरण को उन्नत करने हेतु बहुत सारे योजनाओं को लागू किया जाता है। नेक्स्ट है कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण नीति के रूप में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम एसएचजी के रूप से जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप कमजोर वर्गों में उनके विकास और सशक्तिकरण में आत्म सहायता समूह की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दृष्टियों से कमजोर वर्गों के लोगों को शामिल किया जाता है।
जो एसएचजी जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसमें सभी वर्गों के लोगों को, कमजोर वर्गों के लोगों को जोड़ा जाता है ताकि उनका विकास हो, उत्थान हो। वे आर्थिक आधार पर मिश्रित समूहों का निर्माण होने देकर सामाजिक और लैंगिक अवरोधों को तोड़ते हैं, और वो जुड़ने के बाद जो समाज में एक अवरोध है उसको वो तोड़ने का काम करते हैं। समाज के सदस्य के बीच वो आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट रूप से अपने समस्याओं को रख सकते हैं, साथ ही वो आत्मनिर्भर बनते हैं और रोजगार सृजन जैसी प्रशिक्षण और कलाओं से जुड़ते हैं। उसे छोटे मोटे कारोबारों से, उद्योगों से जोड़ा जाता है, कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाता है ताकि वो अपने आय का सृजन स्वयं कर सके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचिकोटे सहायता समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इचिकोटे सहायता समूह है क्या। इचिकोटे में विकास कर्मियों और ग्रामवासियों के बीच एक अनौपचारिक बैठक में एक आत्म सहायता समूह की शुरुआत हुई। इचिकोटे जो है वो एक क्या है, एक जगह का नाम है, और स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं की शुरुआत जो है वो उस जगह से शुरुआत की गई जो कि साउथ में है। बाद में इस योजना को उस जगह के नाम से जोड़कर नाम रख दिया गया जिसे हम इचिकोटे सहायता समूह के नाम से जानते हैं। तो ये जो इचिकोटे में विकास कर्मियों और ग्रामवासियों के बीच में योजना शुरू की गई थी जिसे हम क्या जानते हैं, इचिकोटे सहायता समूह के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत प्रारंभ में 20 महिलाओं के बीच हुई थी और 20 महिलाएं जो हैं वो आत्म सहायता समूह में शामिल हुई थी। उन्होंने 200-200 रुपये करके जमा करना शुरू किया और 6 महीने में ही उसी गांव में ऐसे 3 समूह बन गए थे। इचिकोटे जो ग्राम है उसमें महिलाओं द्वारा जो जोड़ा जाने लगा और 200 रुपया करके जमा किया जाने लगा, वो 6 महीना में इस तरह के क्या है 3 समूह बन गए थे। हालांकि पहला जो समूह बना था वो क्या बना था इचिकोटा में, वो 20 महिलाओं का समूह बना था जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी थी। इस प्रकार यह भी देखा गया कि इन आत्म सहायता समूह को देख रेख करने के लिए पुरुषों ने एक चौथा आत्म सहायता समूह की शुरुआत की। वहां पे महिलाओं के साथ साथ जो इचिकोटे में है, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों ने भी आत्म सहायता समूह की शुरुआत की और वो भी समूह से जुड़ने लगे और अपना बचत को करने लगे। इन बचत के माध्यम से वो क्या है, धीरे धीरे अपने बचत को सही तरीके से सुरक्षित रखने के लिए वो उसे अब बैंक के साथ लिंकेज करवाया और बैंक में अकाउंट खोला, बैंक खाता में वो जमा करने लगे अपने बचत को, जिसके कारण समूह को बैंक में जोड़ा जाने लगा। मतलब समूह का जो अब संपर्क है अब आपस में ही नहीं रहने लगा, 20 महिलाओं के बीच में ही नहीं रहने लगा, बल्कि 20 महिलाओं का संपर्क जो है बैंक में होने लगा। मतलब वो अपनी बचत को बैंक में जमा करने लगे, उनका संपर्क अब बैंक से होने लगा। इस प्रकार वो अब आत्मनिर्भर भी होने लगे, उनका सशक्तिकरण भी हुआ जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। और इस प्रकार अप्रैल 1997 में गांव ने लगभग 50,000 रुपये जुटा लिए और आत्म सहायता समूह ने सड़क निर्माण, ताल गहरा करना, ग्रामीण स्वच्छता, मच्छर उन्मूलन, सरकारी सेवाओं की प्राप्ति और राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अनुबंधन जैसी विकास गतिविधियां शुरू करके गांव के विकास में अपना योगदान दिया। वो अपना बचत किए, बैंक में जमा किए और बैंक में जमा करने के बाद एक ऐसा समय आया जो कि अप्रैल 1997 का समय था। उस गांव ने, जिस गांव का नाम है इचिकोटे, 50,000 रुपये लगभग जमा कर लिए और उस 50,000 रुपये से वो विकास का कार्य करने लगे। इस विकास के कार्य को देखकर सरकार के द्वारा भी उसे प्रोत्साहन राशि दिया जाने लगा और बैंक के द्वारा उसे ऋण की सुविधा प्रदान की गई, जिससे वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद वो अपना विकास और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने लगे, जिससे उसका सशक्तिकरण हुआ, सर्वांगीण विकास भी हुआ और वो आत्मनिर्भर हुए हैं। साथ ही वो रोजगार से जुड़े और रोजगार जैसी समस्याओं का समाधान भी किया और वो अपनी आय में वृद्धि भी किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वशासन के माध्यम से सशक्तिकरण की व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया। सशक्तिकरण की अवधारणा को पहले समझेंगे, इसके बाद सुशासन के माध्यम से सशक्तिकरण या स्वशासन के माध्यम से सशक्तिकरण।
पहला है कि सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने के लिए पहले हम सशक्तिकरण को जानेंगे। सशक्तिकरण का संबंध शक्ति अथवा अधिकार से होता है जिसे कोई एक व्यक्ति या समाज अथवा सरकार किसी दूसरे व्यक्ति या समाज को प्रदान कर सकता है। इसमें यह मान्यता निहित होती है कि एक समूह को एक अन्य समूह पर अधिकार प्राप्त होता है, मतलब उसको अपना अधिकार होता है, वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से उसे अधिकार दिया जाता है, वो स्वतंत्र होते हैं कुछ भी क्रिया को करने के लिए। पॉइंट है स्वशासन के माध्यम से सशक्तिकरण। तो भारत में वर्तमान स्थानीय स्वशासन का विकास आधुनिक काल में ही हुआ है, फिर भी हमारे देश में क्या है, अति प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था मौजूद रही है। मतलब हमारा जो स्वशासन प्रक्रिया है अभी का नहीं है, वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अभी लोकतांत्रिक प्रशासन हुआ है, लेकिन पहले तो प्रजातांत्रिक था ही। तो प्रजातांत्रिक था तो स्वशासन था ही, नियम कानून नीति तो था ही। तो यह अभी से नहीं है, यह प्राचीन काल से चलते आ रहा है। पहले क्या था, गांवों को विभक्त किया गया था, परगनाओं को विभक्त किया गया था, और गांव में भी क्या थी, छोटी मोटी प्रशासनिक इकाई थी, उसको हैंडल करने के लिए आदमी थे। अभी जैसे मुखिया है गांव को हैंडल करने के लिए, तो गांव का प्रबंध पहले पटवारी, पंचायतों आदि के हाथों में किया जाता था। इस प्रकार ये प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। वर्ष 1985 से 1995 तक इसमें कुछ परिवर्तन लाया गया, जो कि पहले के रीति रिवाज से जो हमारा समाज चल रहा था उसमें परिवर्तन लाया गया। इसमें निम्न परिवर्तन हुए थे। उसमें पहला था कि जिला परिषद, ग्राम सभा और पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई। इसमें बोला गया कि स्वशासन इस तरह नहीं किया जाएगा, इसमें क्या होगा, जिला स्तर पर भी स्वशासन होगा, ग्राम स्तर पर भी होगा, पंचायत स्तर पर भी होगा। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में देखिएगा कि मुखिया होता है, कुछ भी होता है दौड़ के आ जाता है समाधान करने के लिए। पंचायतों को 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल भी दिया गया कि नहीं, पंचायत जो होगा, पंचायत चुनाव होगा या कुछ पंचायत मुखिया अगर होता है तो 5 साल के लिए होगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दिया गया कि नहीं, इनको यह पावर है कुछ भी डिसीजन लेने का। वर्ष 1996 में पंचायत अधिनियम के प्रावधान लागू किए गए थे। जो पंचायत अधिनियम लाया गया कि पंचायत में मुखिया होगा, मुखिया को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपने समाज या अपने ग्राम के विकास के लिए। तो ये जो कानून लाया गया यह वर्ष 1996 में लाया गया, जो कि पंचायत अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों के आदिवासी समाजों को समर्थन देने के लिए बनाई गई थी। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों का प्रशिक्षण और संरक्षण करने के लिए भी इस पंचायत अधिनियम के प्रावधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और संचार की प्रमुख बाधाओं के बारे में बताइए, अथवा संचार की मुख्य बाधाओं की चर्चा कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। तो निम्न बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला, संचार की अवधारणा। दूसरा, प्रसिद्ध संचारवेत्ता डेनिस मैकवेल के अनुसार संचार की उपयोगिता, संचार की बाधाएं। और संचार की बाधाएं को अगर जानेंगे तो उसके अंतर्गत भी होते हैं बहुत सारे सब बाधाएं। भौतिक बाधाएं, जिसके अंतर्गत भाषा, स्वर, दृष्टि संपर्क, शारीरिक बाधाएं भी हैं। चलिए एक एक करके इन सभी बिंदु को जानते हैं। पहला, संचार की अवधारणा क्या है उसे जानते हैं। संचार शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ सामान्य भागीदारी युक्त सूचना है। चूंकि संचार समाज में ही घटित होता है, जिसका संबंध सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभावित करना और उस सूचना के माध्यम से सामाजिक विकास और जागरूकता को बढ़ावा देना होता है। प्रसिद्ध संचारवेत्ता डेनिस मैकवेल के अनुसार अगर देखा जाए तो उनके अनुसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक तर्कपूर्ण संदेश का आदान प्रदान करना ही संचार होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण
संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या होता है, संचार होता है। संचार एक हिसाब से देखा जाए तो यह सामाजिक उपकरण है। हम अपने बातों को, हम अपने भावों को, हम अपने चिंतन को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये किस माध्यम से पहुंचा सकते हैं, तो संचार के माध्यम से ही। संचार की उपयोगिता से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम अपने बाधाओं को दूसरे पर स्थानांतरण कर उस बाधाओं का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये उसकी उपयोगिता है। संचार की अगर बाधाएं को देखा जाए तो संचार की बाधाएं भौतिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। जब हम संचार में लिप्त होते हैं तो हमारे सामने कठिनाइयों का आना स्वाभाविक होता है और उस कठिनाइयों को हम अनेक रूप से विभक्त कर सकते हैं। जैसे भौतिक बाधाएं हो गई, तो भौतिक बाधाएं में क्या होता है, भौतिक में होता है कि संचारक को संचार में उस भाषा और मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए जिससे श्रोता क्या हो, सुपरिचित हो। संचार की भौतिक बाधाएं में भाषा भी है। अब ऐसा भाषा है कि हमको पता ही नहीं और हम उसको बोल रहे हैं तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, तो इससे हमारा संचार का विकास नहीं हुआ, संचार का सही उपयोग नहीं हुआ। अब हमको हिंदी आता है, हम साउथ में चले गए और हम हिंदी में बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या फायदा हुआ, तो संचार का उपयोगिता नहीं हुआ। हम सामने वाले से उस भाषा में बात करेंगे जिस भाषा को अच्छी तरह से जानता हो, ताकि हम कुछ बोले तो उसको समझ में आए। यह हुआ संचार का उपयोगिता। और अगर हम अपनी दूसरा भाषा में बोलेंगे, कोई हमसे हिंदी बोल रहा है, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, तो ये तो बाधा हो गया। ये बाधा कैसे आ सकती है, ये भाषा से आ सकती है। स्वर, संचार की आवाज जो होती है वो स्पष्ट होनी चाहिए। यदि संचारक जो बोलने वाला होता है, यदि संचारक का स्वर आवश्यकता से अधिक धीमा, अस्पष्ट, तेज और ऊंचा है तो उससे प्राप्तकर्ता को चिड़चिड़ाहट होती है। अब धीरे धीरे बोलेंगे, किसी को समझ में नहीं आएगा तो सामने वाला तो बिगड़ जाएगा ना। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्वर में भी ध्यान देना चाहिए। हमारा जो आवाज है वो स्पष्ट होना चाहिए, धीमा नहीं होना चाहिए और अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो सामने वाला जो है, हमारा जो संचार प्राप्त करता है, वो चिड़चिड़ाहट महसूस करेगी और उससे संवाद करने में कठिनाई होगी। दृष्टि संपर्क, संचार तब अधिक कारगर होता है जब संदेश देते समय कोई संचारक श्रोता की आंखों में देखता है। इससे संचारक को श्रोताओं का ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है और जब संचारक संदेश दे रहा होता है तो उसके पास अपने संचार के लिए जानकारी पाने का भी अवसर होता है। नेक्स्ट है शारीरिक बाधाएं। तो यदि संचार के दौरान श्रोता बैठने की व्यवस्था, जो कि हम जिस सीट में बैठते हैं, खराब रोशनी, मौसम अथवा खराब स्वास्थ्य जैसे कठिनाइयों की वजह से असुविधा महसूस करते हैं, तो संभव है कि वे संचार के संदेश पर बहुत अधिक से ध्यान नहीं दे सकते हैं। इसलिए शारीरिक बाधाएं भी नहीं होनी चाहिए। वो शारीरिक रूप से सक्षम भी हो ताकि वो 2 घंटा 3 घंटा बैठ सके, कुछ संचार को प्रसारित कर सके। मौसम भी सही होना चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन सही तरीके से हो। इन सभी माध्यम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संचार को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी बाधाएं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2014 में पूछा गया। तो संचार के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संचार, सामूहिक संचार, जन संचार, लोक या पारंपरिक संचार। तो चलिए एक एक करके सही बिंदु को जानते हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संचार। तो 2 व्यक्तियों अथवा एक छोटे से समूह के मध्य आमने सामने होने वाला संचार जो होता है वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। यह संचार का सबसे कारगर तरीका होता है। जो हम आमने सामने बैठ के जो करते हैं वो संचार का क्या होता है, सबसे कारगर तरीका होता है। क्योंकि संचारक जिस व्यक्ति से संवाद कर रहा होता है वह उसके समक्ष होता है, जिससे संचारक को लगभग तुरंत ही आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाती है और संचारक प्रतिक्रिया अथवा प्रतिपुष्टि के आधार पर उस बात को और अच्छे ढंग से समझा सकता है जिसे पहले ठीक से नहीं समझा गया था। यह अंतर्वैयक्तिक संचार के माध्यम में होता है कि हम सामने वाले को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तभी समझा सकते हैं जब वो मेरे समक्ष हो। नेक्स्ट है सामूहिक संचार।
जब संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या क्या हो, कम होती है, तो संचारक और संदेश प्राप्तकर्ता एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाते हैं और सीधे संपर्क में होते हैं सामूहिक संचार में। नेक्स्ट है जनसंचार। जब कोई संचारक प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए सारे लोगों के एक साथ संचार करता है तो उन्हें एक साथ सूचना अथवा संदेश दे सकता है, तब वह संचारक जनसंचार में लिप्त कहलाता है। जनसंचार मतलब क्या हो गया? देखिए, अंतर्वैयक्तिक मतलब हो गया एक छोटे से समूह को समझाना, सामूहिक मतलब एक छोटे से समूह को समझाना जिसमें कम जनसंख्या होता है, उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और जनसंचार मतलब हो गया एक बड़े से सम्मेलन को समझाना, बड़े से सम्मेलन में संचार प्रदान करना, अपनी बातों को रखना। जैसे बड़े बड़े नेताओं के द्वारा जो रैली निकाला जाता है, रैलियों में जो भाषण देते हैं नेता सब, वो होता है जनसंचार करना। बड़े से मास को वो संबोधित करते हैं, तो वो जनसंचार के अंतर्गत आते हैं। लोक या पारंपरिक संचार क्या है? तो लोक अथवा पारंपरिक संचार जो है वो भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। विशेषतः ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय विभिन्न दर्शन कलाओं के माध्यम से होने वाले सामुदायिक मनोरंजन के माध्यम से दिखाया जाता है। लोक या पारंपरिक संचार जो पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, हमारे पूर्वज के टाइम से चला आ रहा है। इसके माध्यम से क्या होता है? कठपुतली प्रदर्शन हो गया, नाटक हो गया, कीर्तन हो गया, इन सभी के माध्यम से सामने वालों को उससे संबंधित जो विचार है उसको समझाया जाता है। वो अपने बातों को प्रकट करते हैं, समाज की धारणाओं को स्पष्ट करते हैं, जो कि यूजुअली ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में होता है। इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कठपुतली प्रदर्शन जो है वो प्रचलित होते हैं। और इस सभी माध्यमों से, इन सभी संचार के माध्यमों को अपनाकर संचार का जो विस्तरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक समूह से दूसरे समूह तक, अंतर्वैयक्तिक से सामूहिक तक, जनसंचार से विस्तृत लोगों तक, जनमार्च तक भी होता है। बहुत सारे समूह को भी समझाया जा सकता है। ये जनसंचार का एक माध्यम है और इसके सहायता से हम अपने बातों को दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार माध्यमों जिसको हम मीडिया कहते हैं का चयन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए अथवा लोक माध्यम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह जून 2013 में पूछा गया। पहला पॉइंट है संचार माध्यमों का चयन, दूसरा है लोक संचार माध्यम, तीसरा है दृश्य साधन, चौथा प्रदर्शन, नेक्स्ट है रेडियो, नेक्स्ट टेलीविजन, वीडियो और फिल्म शो, मुद्रण और प्रसार प्रणाली। इन सभी माध्यमों से हम संचार माध्यमों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लोक माध्यम को भी हम समझ सकते हैं। पहला पॉइंट को जानते हैं, संचार माध्यम का चयन। संदेश के प्रवाह में प्रयुक्त होने वाला माध्यम ही संचार माध्यम होता है। अगर हम अपने संदेश को किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी विशेष समूह तक पहुंचाते हैं तो उसमें जो माध्यम का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संचार माध्यम कहा जाता है। उसमें जो मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हो सके वो दृश्य साधन हो या प्रदर्शन हो, जैसे रेडियो होता है, टेलीविजन होता है, किसी भी माध्यम से हम संचार को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो वो माध्यम जो होता है वो संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। संचार माध्यमों के विकास का मुख्य कारण मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, जिसमें वर्तमान में संचार माध्यम और समाज में क्या हो गया, गहरा संबंध एवं निकटता हो गया। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दूर दूर में रह रहे हैं। ये किसके माध्यम से हुआ? संचार के माध्यम से ही हुआ है, मीडिया के माध्यम से ही हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर अपनी समस्याओं को अपने संबंधी को बताना पड़ता था तो वो लेटर लिखते थे, पत्र लिखते थे और उसे भेजते थे, जिसके कारण उसे कई दिन लग जाते थे। लोग स्वयं जाते थे, उसे बहुत दिन का सामना, यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण उसे बहुत समय लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा लगता है कि समाज में क्या हो गया है, संचार माध्यम के होने से एक निकटता आ गई है। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत नजदीक में हैं। अब क्या होता है कि कलकत्ता में कुछ होता है तुरंत हमको जानकारी मिल जाता है कि ये हो गया, कैसे? टेलीविजन के माध्यम से। मुंबई में कुछ होता है तुरंत जानकारी मिल जाता है। तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत दूर में रह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारा विश्व, हमारा देश जो है वो बहुत निकट है। हम संचार को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी सोशल मीडिया आ गया, इससे ज़्यादा हम और भी घनिष्ठ हो गए हैं और भी निकट हो गए हैं।
इसके द्वारा जन सामान्य की रुचि एवं हितों को स्पष्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है और जाना भी जा सकता है। संचार माध्यम ने सूचना को क्या बनाया है? सुलभ बना दिया है। वही तकनीकी विकास में भी संचार माध्यम बहुत विकसित हुए हैं, जिससे संचार अब वैश्विक प्रवृत्ति बन गया है। यह वैश्विक रूप से फैल चुका है, चारों तरफ फैल चुका है। इसके बिना अब संचार करना दुर्लभ लगता है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी को कॉल करते हैं तुरंत मोबाइल उठा के कॉल कर दिया। अगर मोबाइल हम लोगों को बंद कर दिया जाए, मोबाइल छीन लिया जाए, मोबाइल को इस्तेमाल करने से बैन कर दिया जाए, तो हम संचार करने में हमें फिर व्याकुलता महसूस होगी, हम नहीं रह पाएंगे। तो ये क्या हो गया, घनिष्ठता हो गया संचार करना इन सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जो मीडिया है, मीडिया क्या है? संचार माध्यम जो है अंग्रेजी की मीडिया से बना है। मतलब हम लोग मीडिया जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, हालांकि इसका हिंदी क्या है? संचार है। इसके बहुत सारे माध्यम, जैसे लोक संचार माध्यम, इसमें होता क्या है? तो भारत में संचार और मनोरंजन की लोक विधाओं की समृद्धि परंपरा विकसित पहले से हुई है। कुछ प्रमुख लोक विधाओं में कठपुतली, नाटक, लोक नाटक, लोकगीत और छोटे क्षेत्रीय के माध्यम से भी हम अपने संचार को पहले जमाने में पहुंचाया करते थे, जो कि अब बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। दृश्य साधन छोटे समूहों में अंतर्वैयक्तिक संचार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट और बहुत सारे ग्राफिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ताकि लोगों को किसी भी विषय वस्तु को अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है प्रदर्शन। प्रदर्शन में क्या होता है? प्रदर्शन क्या होता है? लगभग अत्यधिक प्रभावी संचार होता है। इसमें किसी काम को कैसे किया जाए इसे समझाने के लिए एक अच्छा सा तरीका होता है, उसे प्रदर्शित करके बताया जाता है। प्रदर्शन श्रोता की सभी इंद्रियों को उद्दीप्त करता है, जैसे देखने, सुनने, छूने और शायद चखने और सूंघने जैसी इंद्रियों को भी वो सम्मिलित करता है। लोग उस समय सबसे पहले अच्छी तरह से क्या करते हैं, वो सीखते हैं। प्रदर्शन अगर करते हैं, कोई चीज को हम दिखाकर अगर करते हैं, तो वो अच्छी तरह से उसको सीख पाता है। वो वास्तविक रूप से अच्छी तरह से इंद्रियों का इस्तेमाल करके सीख पाता है और उसे वो कभी भूलता नहीं है, और ये बहुत सहज भी होता है। रेडियो, वास्तविकता में रेडियो भी एक जनसंचार का उचित माध्यम है। आबादी के एक बड़े तबके तक रेडियो के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हम किसी भी जानकारी को रेडियो के माध्यम से बहुत आसानी से बहुत बड़े समूह तक, बहुत ज्यादा आदमी तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी सूचना को अगर पहुंचाना हो तो रेडियो के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, जो कि बहुत सुलभ होता है और सुविधाजनक भी होता है। इसका इस्तेमाल लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन भी संचार का एक अत्यधिक सशक्त और प्रभावी माध्यम है, क्योंकि इसमें सर्व और दृश्य दोनों ही प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जाता है। यह ग्रामीण इलाकों में भी अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। अब टेलीविजन लगभग हर जगह है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर में है। आप गांव देहात में भी जाइए, हर जगह टेलीविजन है। अब सब बहुत कुछ सस्ता हो गया। नेक्स्ट है वीडियो और फिल्म शो। फिल्म और वीडियो शो भी ग्रामीण संचार में अत्यधिक कारगर हुए हैं, क्योंकि इसमें दृश्य आकर्षक होता है। अब इसमें देखने को ही मिलता है, हम जो समझा रहे हैं वो दिख भी रहा है, तो वो तो ज्यादा कारगर होगा ही, असरकारक होगा ही। और लक्ष्य समूह अपनी आंखों के सामने वह सब देखता है। अब हम बोलेंगे कि आप समूह से जुड़िए तो आपका विकास होगा। आप अभी गरीब है, निर्धन है, तो आपकी गरीबी में वृद्धि आएगी। तो उस चीज को अगर हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं तो वो क्या करता है, सुनने के साथ साथ देख भी लेता है। तो इससे वो क्या होता है, ज्यादा उत्सुक होता है। वो किसी भी योजना से जुड़ने के लिए उत्सुक हो जाएगा और हम आसानी से अपने कार्य को कर सकते हैं। सरकार द्वारा किसी भी योजना को आसानी से लागू भी किया जा सकता है, किसी भी वीडियो या वीडियो क्लिप के माध्यम से उसे उस विषय वस्तु की जानकारी देकर। नेक्स्ट है मुद्रण और प्रसार सामग्री।
भाषाई अखबार और पत्रिकाएं भी अब ग्रामीण समुदायों तक पहुंच रही है। मुद्रण और प्रचार प्रणाली में क्या आता है, जैसे हो गया अखबार, हो गया पत्रिका, हो गया, ये सब भी अब क्या है, ग्राम देहात में अब पहुंच जाता है। लोग उसे पत्रिका में पढ़ते हैं कि हाँ आज का न्यूज क्या है, आज का पेपर क्या है, पेपर में क्या लिखा हुआ है, उसके माध्यम से भी वो जागरूक हो रहे हैं। आजकल गांव की चाय की दुकान अथवा अन्य किसी सुविधाजनक स्थल पर गांव वालों का अखबार पढ़ते दिखा जाना आम बात है। यूजुअली हम लोग गांव के क्षेत्र में देखेंगे सभी कोई पेपर नहीं लेते हैं। वो एक व्यक्ति जो पेपर लेते हैं वो यूजुअली कहाँ पे दिखता है, चाय का दुकान में या मोदीखाना दुकान में, किराना दुकान में। और सभी लोग क्या करते हैं, वहां पे जाके पढ़ाई मतलब पेपर पढ़ लेते हैं, सैलून में। ठीक है, हर कोई नहीं लेते, लेकिन वहां पे जाके जानकारी ले लेते हैं कि आखिरकार समाचार क्या है। इन सभी के माध्यम से क्या होता है, ग्रामीण लोगों में जो ये जो माध्यम है, संचार के माध्यम में ग्रामीण लोगों में क्या हो रहा है, जागरूकता आ रही है, जिसके कारण वो जागरूक बन रहे हैं और वो अपने अधिकार को धीरे धीरे जान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में संदेश डिजाइन के विभिन्न कारकों का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए अथवा संदेश अभिकल्प पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है। तो इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे संचार में संदेश डिजाइन कैसे होता है, श्रोताओं का हित क्या है, ध्यान आकर्षण और धारण क्या होता है, स्पष्टता क्या होता है। तो जनसंचार माध्यमों के प्राप्त विकल्पों में हम ये जान चुके हैं कि संचार को बहुत सारे माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी आसानी से। इसमें क्या होते हैं, लोगों तक किसी भी संचार को आसानी से पहुंचाया जाए, उसमें बहुत सारे परिवर्तन लाए जाते हैं और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि आखिरकार अधिक से अधिक लोगों तक किसी भी संचार को कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए वो क्या करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं। वो प्लानिंग ही क्या होता है, संचार में संदेश डिजाइन का एक कारक होता है। संदेश डिजाइन का पहलू होता है कि आखिरकार जनहित हेतु अधिक से अधिक लोगों तक कैसे संचार को पहुंचाया जाए और उसमें लोगों की भागीदारी क्या हो, अधिक से अधिक हो। इसमें बहुत सारे श्रोताओं के हित को भी देखा जाता है। श्रोताओं के हित में अगर देखा जाए तो लक्ष्य श्रोताओं द्वारा किसी संदेश को स्वीकार करने के लिए उस संदेश में श्रोताओं की सूचना संबंधी आवश्यकताएं पूरी होना आवश्यक है। हम उस सूचना को तभी सुनेंगे, अगर हम किसी भाषण को सुन रहे हैं तभी सुनेंगे जब हमको उससे लाभ हो। संचार तो होना चाहिए, लेकिन वो जो सूचना प्राप्त करता है, श्रोता है, उसके हित में होना चाहिए। सिर्फ हम संचार को डिजाइन कर लिया और आपके हित का ना हो तो आप मेरी बात को क्यों सुनिएगा। हम संचार को डिजाइन कर रहे हैं और वो सामने वाले के हित के लिए, तो सामने वाला तो जरूर सुनेगा। तो श्रोताओं का हित को ही ध्यान में रखा जाता है। ध्यान आकर्षण और धारण, संदेशों का निर्माण इस रूप में किया जाना चाहिए कि वे लक्ष्य श्रोता समूह का ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाए जाए और वो श्रोताओं के ध्यान को आकर्षित कर जो फैक्ट है, जो विषय बिंदु है, उसको आसानी से उस तक पहुंचाया जा सके। स्पष्टता, संदेश को सरल और संक्षिप्त होने के अतिरिक्त ऐसी भाषा और मुहावरे में बनाया जाना चाहिए जिसे लक्षित श्रोता आसानी से समझ जाए। साथ ही देश की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों तक आसानी से संदेश पहुंचाया जा सके। ऐसा नहीं कि हम संदेश बना दिए और सामने वालों को समझ में ही नहीं आ रहा है। संदेश को उस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए, संचार को उस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि श्रोता को समझने में असुविधा ना हो, श्रोता आसानी से समझ सके। श्रोता के भाषाओं में संदेश को डिजाइन किया जाना चाहिए। इस प्रकार हम संचार को डिजाइन करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं किसी भी संदेश को, और श्रोता भी क्या कर सकते हैं, उस संदेश को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं जो कि उसके हित के लिए आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी
और ग्राम विकास की विवेचना कीजिए, अथवा सूचना प्रौद्योगिकी और ग्राम विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2014 का क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। निम्न बिंदु को स्पष्ट करते हुए जानेंगे। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको हम इंग्लिश में आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ग्राम विकास में सूचना प्रौद्योगिकी, ग्राम विकास और सूचना प्रौद्योगिकी में संबंध। तो चलिए निम्न बिंदु को एक एक करके जानते हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरे विश्व को एक गांव सा बना दिया है। अगर देखा जाए तो आईटी के आने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने से ऐसा लग रहा है कि हम अब दूर में नहीं है, दूर में नहीं रह रहे हैं। एक गांव सा बन गया है पूरा देश, पूरा विश्व। हम हर जगह का सूचना आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यहां की सूचना दूसरे लोगों तक भी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था बना दिया गया है। पहले हम भारत में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी, ये जान रहे थे। अब तो धीरे धीरे हम पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जान सकते हैं। ये किस प्रकार संभव है? सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही ये संभव हो पाया है। यह क्या करती है? यह किसी भी सूचना को बहुत आसानी से दूसरे तक पहुंचाती है। वर्ष 1909 में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का सकल घरेलू उत्पाद में अगर देखा जाए तो 5.9% भागीदारी थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई। और इसका प्रभाव हर तरह से हर क्षेत्र में पड़ा। सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में पड़ा। इसके साथ ही भारत में जब वायरलेस टेलीफोनी, कंप्यूटर उपग्रह, केबल टीवी और इंटरनेट जैसी सूचनाएं एवं संचार प्रौद्योगिकी की वास्तविक पहुंच और पैठ बहुत सीमित हो गई, ये सभी सुविधाएं अवेलेबल हो गए, तो विकास की जो लहर है वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। किसी भी कार्य क्षेत्र में आईटी का प्रयोग कर उस कार्य को आसान तरीके से यूटिलाइज किया जाने लगा, जिससे वो क्षेत्र के साथ साथ हर क्षेत्र के विकास में भी सहायता प्रदान की। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं, संचालन करते हैं, तो वहां पे अगर सूचना आईटी द्वारा किसी विकास संबंधी कार्य को, योजना को समझाया जाए तो आसानी से समझा जा सकता है। ग्राम विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो बहुत सारे उद्योगों को आसानी से समझ सकते हैं। इसमें वो छोटे मोटे उद्योग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, सूचना से संबंधित माध्यमों का प्रयोग करके वह अपने कारोबार का विस्तृतीकरण कर सकते हैं, अपने कारोबार को विस्तृत रूप दे सकते हैं। वह किसी उद्योग में कार्य कर अपनी उत्पादन को, जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक बेचने के लिए सूचना का सहायता ले सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ, ये सामान यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, बहुत कम दाम में उत्पादन हो रहा है, अगर किन्हीं को लेना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये तभी संभव हो सकता है जब उनके पास सूचना प्रौद्योगिकी का ऑप्शन हो। नेक्स्ट है ग्राम विकास और सूचना प्रौद्योगिकी में संबंध, जो अगर देखा जाए तो घनिष्ठ संबंध है। पहले ग्राम विकास का विकास होना संभव नहीं होता था, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी ग्राम विकास संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। उसे ऑडियो विजुअल क्लिप दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उसकी समझ में वृद्धि की जा सके और उसे रोजगार के सृजन से जोड़ा जा सके, उसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इस प्रकार ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान बहुत अहम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है AMCS, दूसरा है ग्राम ज्ञान केंद्र, जिसे हम VKS के नाम से जानते हैं। यह दिसंबर 2013 में पूछा गया सवाल है।
तीसरा सेवा, दिसंबर 2013 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानदूत, दिसंबर 2012 में आया है। प्रौद्योगिकी का अभिसरण, यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए एक एक करके हम सभी बिंदु को जानेंगे। इस पे आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला है AMCS। भारत में श्वेत क्रांति लाने वाली आनंद गुजरात की दुग्ध सहकारी समिति अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी कार्यविधि और संचालकों में सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेने की प्रक्रिया में है। अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए कि AMCS है क्या, तो AMCS का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है, गाय के दूध उत्पादन से है। इसमें कंप्यूटरीकृत प्रणाली होने से दूध में वसा की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाया जाने लगा। मतलब इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगा। दुग्ध में कितना वसा है और उसकी क्या क्वालिटी है, इसका पता लगाने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाने लगा, जो कि दूध उत्पादकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, उन्हें आसानी हुई। इसके अंतर्गत दुग्ध समितियों को प्रतिदिन किए जाने वाले भुगतानों का भी क्या करने लगा, हिसाब किताब में सहायता हुई। जैसे किसके यहां कितना दूध जा रहा है, कितना किलो दूध जा रहा है, कौन से दुकान में कितना जा रहा है, इन सभी का भी लेखा जोखा क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने लगा। मतलब इन सभी का लेखा जोखा कंप्यूटरीकृत के माध्यम से होने लगा। और जो भी लेखा जोखा होता था वो दुग्ध उत्पादन संबंधी लेखा जोखा होता था, जो कि जिसे हम AMCS के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों का संचालन हुआ, जिससे के कारण स्वचालित दूध संग्रहण प्रणाली को अपनाया गया। इसमें ऐसा भी क्या, इसमें टेक्नोलॉजी क्या गया, अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन हो रहा है तो सरकार द्वारा क्या किया गया, एक ऐसी योजना को लाया गया कि सबके घर में एक गाड़ी जाएगी और वहां पे दूध इकट्ठा करेगा। कंपनियों के द्वारा भी यह किया गया, स्वचालित दूध संग्रहण प्रणाली का प्रक्रिया को अपनाया गया, उस प्रणाली को अपनाया गया, ताकि दूध उत्पादन को समस्या का सामना ना करना पड़े और वो अपनी दूध को आसानी से मार्केट तक सही दाम में, उचित दाम में बेच सके और उसे ले जाने का भी कोई झंझट नहीं रहा। गाड़ी जाकर सबके घर घर जाकर दूध का इकट्ठा एकत्रित करना, वो जो प्रक्रिया है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है ग्राम ज्ञान केंद्र, VKS। इसका मुख्य रूप से जो संबंध है वो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई से रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य, ग्राम ज्ञान केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसको हम VKS के नाम से शॉर्टकट में जानते हैं, आदिवासी और दुर्लभ क्षेत्रों में रहने वाले महिलाओं के लिए सूचना प्रदान करना और उसे सशक्तिकरण के माध्यम से जोड़ना होता है। इसके अंतर्गत किसान परिवारों को योग्य बनाना, उसे नए नए कृषि संबंधित सुविधाओं से जोड़ना, उसकी जानकारी देना, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में भूख की समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए, कुपोषण मिटाने जैसी योजनाओं को कैसे लागू किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। भारत के कई राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड भी कंप्यूटरीकरण की योजना के माध्यम से रखा जाता है। अभी लगभग हर एक जगह भूमि संबंधी रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। इन सभी रिकॉर्ड में IT को जोड़ा जाने लगा। साथ ही इन सभी जानकारी को IT के माध्यम से
टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जाने लगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान देने जैसी योजना थी। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन गरीब परिवारों को किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए, उसके लिए ग्राम ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई और उसे उस विषय वस्तु की जानकारी विस्तृत रूप से दिया जाने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा। भारत में स्वकार्यरत महिला एसोसिएशन, जिसको हम सेवा शॉर्ट फॉर्म में सेवा के नाम से जानते हैं, यह महिला श्रमिकों के लिए बनाई गई थी। यह 1972 में लगभग बनाई गई थी। इसमें महिलाओं के अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। महिलाओं को उसके अधिकार को आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे आसानी से प्राप्त हो सके महिलाओं को, उसी लिए इस एसोसिएशन को लागू किया गया था, स्थापित किया गया था, जिसे हम स्वकार्यरत महिला एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। यह एसोसिएशन भारत के कई राज्यों में काम करती है। जैसे सेवा की सदस्य महिलाओं को जो अपने श्रमिक या छोटे व्यवसायों के माध्यम से एक जीवित रहने योग्य कमाई कर रही है। यह असंगठित श्रमिकों के लिए, मतलब कोई कंपनी के अंदर काम कर रही है कोई महिला, कोई मालिक के अंतर्गत अगर कोई महिला काम कर रही है, या छोटे व्यवसाय में अगर काम कर रही है व्यवसाय करने के लिए, तो इन सभी के लिए जो संस्था है वो कार्य करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण और उसके सुरक्षा से संबंधित अधिकारों को दिलाने के लिए यह संस्था कार्य करती है। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा, बाल विकास, विपणन, पंचायती राज की कार्य प्रणाली, जल प्रबंधन और गृह प्रबंधन जैसे प्रशिक्षण से रूबरू कराया जाता है, प्रशिक्षण से अवगत कराया जाता है, ताकि उसका सर्वांगीण सशक्तिकरण हो और वो रोजगार के सरोकार से परिचित हो सके। नेक्स्ट है ज्ञानदूत। प्रौद्योगिक विकास के बाद मध्य प्रदेश के धार जिले की एक अन्य रोचक परियोजना ज्ञानदूत में 26 प्रमुख सूचना केंद्रों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक केंद्र में एक कंप्यूटर जो कि टेलीफोन लाइन से जुड़ा है। इस प्रकार यह एक साइबर कैफे का काम करता है, जिसकी सुविधा लगभग 25 से 30 गांवों को मिलती है। ज्ञानदूत का जो मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना। ज्ञानदूत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इंटरनेट की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती थी। यह एक कैफे का काम करती थी। इसमें लगभग 25 से 30 गांव को इंटरनेट की सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक शिक्षित कोई बालक बालिका कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित, अगर उसे कंप्यूटर से संबंधित साक्षर होना है, कंप्यूटर का ज्ञान लेना है, बेसिक फंडामेंटल ज्ञान लेना है, तो वो ज्ञानदूत योजना के माध्यम से ज्ञान ले सकते हैं। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इस केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें एक कंप्यूटर रखा जाता है और उसे टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। अगर किसी को किसी प्रकार के कंप्यूटर साक्षरता हेतु क्वेरी होती है, जानकारी लेनी होती है, तो वो उस केंद्र में जाकर आसानी से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से लगभग ज्ञानदूत के माध्यम से लगभग 600 से अधिक गांवों को क्या हुआ है, लाभ पहुंचा है और लाखों लोगों को इससे ज्ञानवर्धन हुई है। लाखों लोगों का क्या हुआ है, ज्ञान में लाभ हुआ, कंप्यूटरकरण ज्ञान की सुविधा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रौद्योगिकी का अभिसरण। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। तो नई योजना प्रौद्योगिकी का संबंध संचार को पहुंचाने से, संचार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने से होता है। प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वो परिवेश को तेजी से बदलने के लिए क्या आता है। वास्तव में अधिकांश संचार प्रौद्योगिकी हमारे सामाजिक उत्थान के लिए प्रयोग में लाया गया है।
इसमें ऐसी प्रौद्योगिकी को लाया गया है जिसमें कम बचत और सुविधा से भरपूर प्रक्रिया हो। इसमें अगर किसी संचार को, किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर लिया जाना हो तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर और चिप्स जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर और चिप जैसी तकनीक को इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों को अपनी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जाया जा सके और किसी भी प्रसारण या अभिसरण के लिए उसे दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इस प्रकार इस माध्यम से हम अपने संवाद को एक बृहत जन समूह तक पहुंचा सकते हैं। एक स्थान पर बैठकर व्यापार जैसी समस्याओं के संचालन हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार करते हैं तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार की गुणवत्ता को बता सकते हैं और यह गुणवत्ता बहुत ज्यादा जनसमूह तक पहुंचेगी, एक कम्युनिटी तक पहुंच सकती है, एक क्षेत्र विशेष तक पहुंच सकती है, वो भी आसानी से। मतलब अगर देखा जाए तो प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर हम किसी भी संचार को अभिसरण कर सकते हैं और वो अभिसरण एक विशेष क्षेत्र तक, बृहत क्षेत्र तक विस्तारित रूप से किया जा सकता है, जिसका लाभ एक जनसमूह को आसानी से मिल सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर, प्रौद्योगिकी को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन गरीबों का विकास किया जा सकता है, उसका आर्थिक विकास किया जा सकता है, सामाजिक विकास किया जा सकता है और उसके आजीविका में भी वृद्धि कर उसे रोजगार की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको अगर किसी प्रकार का कोई क्वेरी है, किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं जरूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।